प्यारे बच्चों, दूसरे लेसन के हमारे अगले विषय को हमने आज पढ़ना है। उसका नाम है मेसोपोटामिया के मंदिर। मेसोपोटामिया में बहुत से मंदिर पाए गए हैं और ये वहाँ के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वहाँ के लोग अपने देवी देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे और जो हमें वहाँ से मंदिर मिले हैं उनमें से प्रमुख है नन्ना, जो चंद्रदेव को बोलते थे, वो अन्नू जो सूर्य देव को बोलते थे, एनकी जो वायु और जल के देवता को बोलते थे, और इन्नाना ये प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो इन सभी के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। तो उनके प्रमुख देवी देवता कौन थे? नन्ना, अन्नू, एनकी और इन्नाना। ठीक है, ये चार इनके वहाँ पर मंदिर बनाए गए थे। और इसके अतिरिक्त हर जो नगर था उन नगर का अपना अपना देवी देवता होता था जो उनकी नगर की रक्षा करते थे। तो इनके लिए भी मंदिर बनाए जाते थे। प्रारंभिक समय के मेसोपोटामिया के जो मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं वो छोटे आकार के होते थे, ज़्यादा भव्य और विशाल नहीं होते थे, बल्कि छोटे आकार के होते थे और कच्ची ईंटों के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इनका महत्व बढ़ता गया वैसे वैसे मंदिर भी बड़े, विशाल और भव्य बनते चले गए। मतलब वो उनको वैसा वैसा बनाते चले गए। इन मंदिरों को कहाँ बनाया जाता था? पर्वतों के ऊपर बनाया जाता था, क्योंकि उन लोगों की ये विश्वास था कि जो देवता हैं वो पर्वतों में निवास करते हैं। उसके अब जब ये बड़े भवन बनने लगे, मंदिर बड़े विशाल और भव्य बनने लगे, तो अब इनको पक्की ईंटों से बनाया जाने लगा। इन मंदिरों की विशेषता क्या थी कि जो इनकी बाहरी दीवार होती थी, जिसको हम चार दीवारी बोलते हैं, वो कुछ अंतरालों के बाद, अंतराल मतलब दूरियों पर, कुछ दूरियों के पश्चात अंदर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। जैसे जिग जैग बनाया जाता है कि अंदर बाहर ऐसे कर्व देकर उसको बनाया जाता था। लेकिन जो वहाँ के घर थे उन घरों की दीवारें इस प्रकार की नहीं होती थी। घरों की जो बाहर की चार दीवारी होती थी वो सीधी सपाट होती थी और मंदिरों की जो होती थी वो कुछ अंतरालों के बाद अंदर और भीतर की ओर मुड़ी हुई होती थी। इन मंदिरों के आंगन खुले हुए होते थे और जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। मंदिरों के आंगन खुले और चारों तरफ कमरे होते थे। जो मुख्य कमरे होते थे उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी और कुछ कमरे पुरोहितों के लिए रखे जाते थे और कुछ जो मंदिर में यात्री आते थे मंदिरों के दर्शन करने के लिए, वो कमरे उनको रहने के लिए दिए जाते थे। अब जो ये उनके मंदिर थे वो बिल्कुल घरों जैसे बने हुए थे। मेसोपोटामिया में जो देवी देवताओं के मंदिर थे वो बिल्कुल घर जैसे बने हुए थे। अगर हम दूर से देखें तो हमें नहीं पता लगता था कि ये मंदिर हैं या घर हैं। पास में जाने पे हमें पता लगता था कि वो मंदिर हैं या घर हैं। पहली बात तो ये कि वो मंदिरों को घरों जैसा क्यों बनाते थे? इसलिए कि वो कहते थे कि जो मंदिर है वो भी किसी ना किसी देवी देवता का घर है। ठीक है, तो अगर जैसे हम घरों में रहते हैं वैसे ही देवी देवताओं का घर है, तो घरों जैसे ही बने होते थे। ठीक है, लेकिन हम पास जाके हमें कैसे पता लगता था कि ये मंदिर है और ये घर है? जो अभी आपको पहले मैंने बताया कि मंदिरों की जो चार दीवारी थी उसको कैसे बनाया जाता था? कुछ अंतरालों के बाद अंदर और बाहर की ओर मुड़ी हुई वो दीवार होती थी और जो घर होते थे उनकी दीवार सीधी होती थी। तो पास जाके हमें पता लगता था कि ये घर है या मंदिर है, लेकिन दूर से हमें पता नहीं लगता था क्योंकि वो घरों जैसे ही बने होते थे। उनका ये विश्वास था कि मंदिर भी किसी न किसी देवी देवता का घर ही है। ठीक है, मेसोपोटामिया में धीरे धीरे मंदिरों के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे जैसे मंदिर बड़े होते चले गए वैसे वैसे उनके कार्य भी बढ़ते गए। तो इसके लिए मंदिरों की देखभाल के लिए लोगों के द्वारा भूमि दान में दी जाने लगी। बहुत सी भूमि दान में दी जाती थी। अब इस भूमि पर क्या क्या किया जाता था? कृषि भी की जाती थी और पशुओं का पालन भी किया जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पर उद्योगों की स्थापना भी की जाती थी। फिर वहाँ पर बाजार भी स्थापित हो गए। अब जैसे व्यापार करना है, सामान बेचना है, तो उसके लिए बाजार भी स्थापित हो गए। इससे क्या हुआ कि मंदिरों के पास बहुत ज़्यादा धन आ गया। अब वो कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, उद्योग भी लगाए हुए हैं, व्यापार करने के लिए बाजार भी स्थापित कर दिए हैं। तो जितना भी मुनाफा होता था या लाभ होता था वो सारा धन किसके पास जाता था? मंदिरों के पास जाता था। तो इससे मंदिर बहुत ज़्यादा धनी हो गए। मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे वो अन्य कार्य भी करते, जैसे वहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती थी। पुजारी या पुरोहित जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे और वो विद्यार्थियों को वहाँ पर शिक्षा देने का कार्य करते थे।
अनेक मंदिरों में हमें बहुत से बड़े बड़े पुस्तकालय, लाइब्रेरी बोलते हैं ना हम जिसको, बहुत से बड़े बड़े पुस्तकालय भी मिले हैं। मंदिरों द्वारा सामान की खरीद और बिक्री भी की जाती थी। व्यापारियों को धन भी सूद पर दिया जाता था। इस प्रकार से जो मंदिर थे उन्होंने एक शहरी संस्था का रूप अपना लिया था। अब इसके कारण क्या हुआ, जो पुरोहित थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, और कुछ पुरोहित इतने शक्तिशाली हो गए कि वो अधिकारियों की तरह राज्य करने लगे, मतलब शासन करने लगे कि भी वो बहुत धनी है तो वहाँ के राज्य के ऊपर ही शासन करने लगे। उन्होंने लोगों से कई प्रकार के करों को भी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अब शासन करने लगे तो उन्होंने कर भी लगा दिए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा, लोग उनके विरुद्ध होने लगे। कहा जाता है कि उरुकगिना नामक शासक था, उसने पुरोहितों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात फिर से जो पुरोहित थे वो शक्तिशाली होना शुरू हो गए। मेसोपोटामिया के लोग कई प्रकार के विश्वास अपनाए हुए थे। वो परलोक की अपेक्षा इहलोक की अधिक चिंता करते थे। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इहलोक की अधिक चिंता करते थे। परलोक क्या होता है, जो दूसरा जन्म है। परलोक जो हमें दूसरा जन्म मिलना है। इहलोक क्या, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जो जन्म हमारा अभी समय चल रहा है, तो इसकी अधिक चिंता करते थे। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए कि हमारे देवी देवता हमसे नाराज ना हो, हम पे खुश रहें, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उनको अन्न, दही, खजूर और मछली आदि भेंट किया करते थे। इसके अलावा बैल, भेड़, बकरी आदि की बलि देते थे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और पुरोहितों के सहयोग से देवी देवताओं को भेंट करते थे। मतलब पुरोहित बताते थे कि किस विधि से, किस प्रकार से देवी देवताओं को भेंट करना है, तो वैसे वो किया करते थे। उस समय जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो इतने अधिक जटिल नहीं थे, और ना ही इतना अधिक खर्चा होता था। साधारण चीज़ों से ही ये अनुष्ठान संपन्न हो जाते थे। और ये अनुष्ठान करने के बाद, मतलब अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो वो भेंट चढ़ाते थे या जो उनके लिए बलियां देते थे, तो इससे बदले में वो देवी देवताओं से कुछ इच्छा भी रखते थे कि हमारी ये आशाएं जो हैं वो पूरी हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। क्या इच्छाएं रखते थे, वो सोचते थे कि उनके देश की नदियाँ जलों से भरी रहें, उनके खेतों में फसलें लहलहाती रहें, और उन्हें कभी भी बाढ़ का सामना ना करना पड़े। तो ये इस प्रकार से वो पूजा करते थे, और उसके बदले में उनसे उनकी ये इच्छा पूरी करने की मन्नत मानते थे। मंदिर केवल उपासना के केंद्र ही नहीं थे जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे, बल्कि मनोरंजन के भी केंद्र थे। यहाँ गायक अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करते थे, मतलब तरह तरह के संगीत से, गानों से, भजनों से, किसी भी तरह से लोगों को मनोरंजन किया करते थे। मंदिरों में समूह गान और लोक नृत्य भी हुआ करते थे। समूह गान मतलब कई लोग मिलकर गान करते थे। नगाड़े और अन्य संगीत यंत्रों को भी बजाया जाता था। यहाँ पर कहा जाता है कि त्योहारों के समय में बहुत संख्या में लोग आते थे, और एक दूसरे से जब मिलते थे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, नई नई चीज़ें सीखने को उनको मिलती थी। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में मंदिरों ने लेखन कला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखन कला का अध्ययन मतलब पढ़ना उसको, सीखना उसको, और अभ्यास के लिए अनेक मंदिरों में पाठशालाएं स्थापित की गई कि किस प्रकार से इसको लिखा जाए, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन थी, इसलिए बहुत कम लोग इसमें इसको पढ़ सके और लोग इसमें प्रवीण हुए। ठीक है, उस समय का हमें एक महाकाव्य मिला है लिखा हुआ, जिसे हम गिलगेमिश के महाकाव्य के नाम से जानते हैं। गिलगेमिश पीछे आपको बताया था कि उरुक नगर का एक प्रसिद्ध शासक था, उसने एक महाकाव्य लिखा जिसको गिलगेमिश के महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, और ये विश्व साहित्य में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे 2000 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, 2000 ईसा पूर्व में लिखा गया था, और 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। जो ये महाकाव्य है 2700 ईसा पूर्व में उसने यहाँ पर शासन किया था, और 2000 ईसा पूर्व में उसने इसको लिखा था, और 12 पट्टिकाओं पर उसको लिखा गया था। पट्टिकाएं, उस समय मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती थी जिनके ऊपर लिखा जाता था। कागज़ तो उस समय होता नहीं था, तो इसलिए उस समय मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई जाती थी, उसके ऊपर लिखा। तो कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया? 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि गिलगेमिश का महाकाव्य कब और कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया। तो आप क्या बताएंगे कि गिलगेमिश का महाकाव्य 2000 ईसा पूर्व में और 12 पट्टिकाओं के ऊपर लिखा गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा
पहला विषय। अब दूसरा विषय हमने करना है लेखन कला। मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, अब हम अगर कहीं का साहित्य या इतिहास या उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? वहाँ की लिपि और भाषा। ठीक है, तो प्रारंभिक नगरों में जो उनकी सबसे मुख्य उपलब्धि थी वो थी लेखन कला का विकास। इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। मेसोपोटामिया में हमें सबसे पहले लिपि की खोज सुमेर में 3200 ईसा पूर्व में हुई थी या प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिरों के पुरोहितों ने किया था। उस समय मंदिर, आपको जैसे पहले बताया था कि अनेक क्रियाकलापों और व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे और इन मंदिरों के देखभाल की जिम्मेदारी पुरोहितों के ऊपर थी। तो पुरोहित क्या करते थे? मंदिरों की जो आय और व्यय थी या जो वहाँ का व्यापार था उसका पूरा विवरण रखते थे। इसके लिए वो क्या करते थे? वे मिट्टी की पट्टिकाओं पर मंदिरों को मिलने वाले जितने भी सामान होते थे उन्हें जानवरों के चित्रों जैसे चिन्ह बनाकर उनकी संख्या लिखते थे। हमें मेसोपोटामिया के दक्षिणी नगर उरुक के मंदिरों से संबंधित 5000 सूचियां प्राप्त हुई हैं। 5000 सूचियां जिसमें वो सारा हिसाब रखते थे। इनमें बैलों, मछलियों, रोटियों आदि के चित्र और उनकी संख्याएं दी गई। मतलब जो जो चीज़ वहाँ चढ़ती थी उसका वो बनाकर उसके आगे संख्या लिख देते थे कि ये इतना यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इससे क्या होता था कि याद रखना भी आसान हो जाता था और इस प्रकार से मेसोपोटामिया में चित्रलिपि का जन्म हुआ, क्योंकि वो जानवरों के चित्र बना देते थे, आगे संख्या लिख देते थे, तो चित्रलिपि का उस समय प्रारंभ हुआ। चित्रलिपि बहुत ज़्यादा कठिन थी। चित्रों के माध्यम से ध्यान समझना बहुत मुश्किल था। इससे क्या होता था कि जो सभी पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। जैसे सिर का चित्र देखकर उसकी पहचान की जा सकती थी, लेकिन उसके मुंह का चित्र देखकर उसके भाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने चित्रलिपि में सुधार किया और इन चित्रों के माध्यम से अलग अलग अर्थ देने की लिपि अपनाई गई। मेसोपोटामिया के लोग कैसे लिखते थे? लेखन कला और उनकी जो लिपि थी उसका कैसे प्रयोग करते थे? तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मिट्टी की पट्टिकाएं, जैसे आपको अभी बताया था कि कागज इत्यादि नहीं था उस समय, तो वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। लिपिक क्या करते थे? लिपिक जो लिखने वाले होते थे वो क्या करते थे? चिकनी मिट्टी को गीला करते थे। ठीक है, फिर उसके पश्चात उसे गूंथकर ऐसा आकार देते थे कि पट्टी जैसा उसको बना लेते थे। पट्टी मतलब लंबे आकार की पट्टी उसको बना लेते थे, जिसे वो अपने हाथ में आसानी से पकड़ सकें। मतलब जितनी लंबाई और चौड़ाई जिसको आसानी से हाथ में पकड़ सकें, जिसके ऊपर लिख सकें, उतनी बड़ी पट्टी उसकी बना लेते थे। उसके बाद क्या करते थे? सरकंडे की तीली तीखी की नोक से, सरकंडे वहाँ पर आपको बताया था सरकंडे का पौधा होता है कांटे जैसा, तो उसकी तीखी जो नोक होती थी उससे वो क्या करते थे? जो चिकनी सतह, गीली और चिकनी सतह होती थी पट्टी की, उसके ऊपर कीलाकार चिन्ह बना देते थे। कीलाकार, क्यूनिफॉर्मा बोलते हैं जिसको, क्यूनिफॉर्म। तो वो कीलाकार चिन्ह होते हैं, खूंटी खूंटी बोलते हैं इसको। तो वो खूंटी से जो आगे तीखे होते हैं उससे वो चिन्ह बना देते थे और ये जो लिपि थी इसको बाएं से दाएं लिखा जाता था। इस लिपि का प्रचलन 2600 ईसा पूर्व में हुआ था और 1850 ईस्वी में इस लिपि के अक्षरों को पहचाना भी गया और पढ़ा भी गया। जो ये पट्टिकाएं बनाते थे लिपिक, वो कई आकारों की होती थी। मतलब जैसे आपको बताया था अपनी सुविधा के अनुसार वो बनाते थे, जैसे हाथ में पकड़ सके, जैसा उन्होंने लिखना हो, तो विभिन्न आकारों की होती थी। अब जब इन पट्टिकाओं पर लिखने का काम पूरा हो जाता था, जो ये सरकंडे से लिखते थे, जब ये काम पूरा हो जाता था तो पहले इन्हें धूप में सुखा लिया जाता था और फिर इन्हें आग में पका लिया जाता था, जिससे क्या होता था? ये पत्थर की तरह कठोर हो जाती थी। अब जब ये पका ली गई तो इसके बहुत से लाभ होते थे। इसका क्या लाभ होता था? सबसे पहला तो ये था कि ये पेपिरस की तरह जल्दी नष्ट नहीं होती थी। पहले पेपायरस पर लिखते थे ना, लेकिन अब क्या हुआ? मिट्टी की पट्टिकाएं बनाई, वो पत्ते होते थे तो वो जल्दी नष्ट हो जाते थे, लेकिन अब ये मिट्टी की पट्टिकाएं जल्दी नष्ट नहीं होती थी क्योंकि पका ली गई, तो इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होती थी। दूसरा क्या होता था? इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। और तीसरा क्या था कि एक बार लिखे जाने पर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। जैसे गीली मिट्टी है
उसके ऊपर जब इन्होंने लिख लिया, अगर उसी समय उसको तोड़ दिया जाए या उसके ऊपर मिटो दिया जाए तब तो वो साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर जब उसको धूप में सुखा लिया गया और आग में पका लिया गया तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। जो लिखा गया था वो उस पर लिखा जाता था। ठीक है। और जो ये लिपि थी इसका प्रयोग अब कहाँ किया जाने लगा? मंदिरों के दान में प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, शब्दकोश क्या, जो डिक्शनरी होता है, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने और राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए भी किया जाने लगा। क्या मतलब कि सिर्फ मंदिरों के दान के जो मिली हुई वस्तुएं उनका ही ब्यौरा नहीं रखा जाने लगा इनके द्वारा, बल्कि अब इससे शब्दकोश भी बनाया गया, भूमि के हस्तांतरण के लिए कानूनी मान्यता दी जाए के लिए बनाए गए और राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए भी किया जाने लगा। तो ये पट्टिकाएं जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय इन कार्यों को करने के लिए। ठीक है। अब पिछली क्लासों में जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि झोंपड़ी बनवाई थी, टेरा माटा झोंपड़ी जो थी आदिमानव की, ऐसे ही मैंने ये पट्टियाँ भी बनवाई थी। बच्चे इसमें बड़ा खुशी का अनुभव करते थे और बड़ी खुशी महसूस करते थे। वो बनाते थे, बड़े उससे मिट्टी लेके आते थे। उनको मैंने एक बार बोला, मैंने कहा ये हम पट्टियाँ बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो वो चिकनी मिट्टी लेके आए और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने बैठ के वो पट्टिकाएँ बनाई। देखो ये पट्टिकाएँ बाकी तो क्लास में लगी हुई हैं, लेकिन ये एक पट्टी उन्होंने मुझे मेरे नाम की बना कर दी थी, तो ये मेरे पास है। अभी स्कूल में होते तो शायद आपको दिखाती, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो इसलिए अब वो क्लास का तो सीन नहीं दिखा सकती आपको कि जो पट्टियाँ उन्होंने लगाई हुई थी। लेकिन ये एक सिंगल पट्टी मेरे पास है जो उन्होंने मुझे बना के दी थी। देखो ये इस प्रकार से उन्होंने पट्टी बनाई मिट्टी की, फिर इसके ऊपर उन्होंने मेरा नाम लिखा, फिर इसको धूप में सुखाया और फिर इसको उन्होंने आग में पका के और इसके ऊपर कलर करके मुझे दी थी। इस प्रकार से उन्होंने और भी बहुत सी पट्टियाँ बनाई थी। जब स्कूल खुल जाते हैं अगर आने वाले समय में, तो उस समय आपको स्कूल में वो पट्टियाँ दिखाऊंगी कि किस प्रकार से उन्होंने बनाई, और अगर टाइम मिला तो आपसे भी बनवाऊंगी, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा जो अध्ययन है वो मनोरंजक हो जाता है और थोड़ा सा अलग से हटके काम हो जाता है और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अगर समय रहा तो आपसे भी ऐसी पट्टियाँ बनवाऊंगी। ठीक है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो थी, मतलब जो हमें पता चली है, वो सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। मतलब पहले सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व में अब उस भाषा के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रचलन बढ़ गया और 1400 ईसा पूर्व से अरामाइक भाषा का प्रचलन आरंभ हो गया। ठीक है। तो सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन थी, उसके बाद अक्कदी और फिर अरामाइक भाषा का प्रचलन आरंभ हुआ। 1000 ईसा पूर्व के बाद अरामाइक भाषा का प्रचलन जो था वो पूरे व्यापक रूप से, मतलब हर तरफ उसका प्रचलन हो गया या उसका प्रयोग किया जाने लगा। मेसोपोटामिया में लिपि का प्रचलन तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर साक्षरता की दर बहुत कम थी। अब लिपि भी थी, भाषा भी थी, लिखते भी थे, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे बहुत लोग कम थे। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की दर बहुत ज़्यादा कम थी। इसका कारण क्या था कि जो ये लिपि थी वो बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही कठिन थी। इसके जो चिन्ह थे उनकी संख्या भी लगभग 2000 से अधिक थी। जो लिपि थी ना, उसके जो आपको बताया था कि चित्र बनाने थे, तो उसके जो संख्या थी वो 2000 से अधिक थी और इसके साथ साथ बहुत ही पेचीदा भी थी, पेचीदा मुश्किल जो थी। तो इसलिए ज़्यादा लोग इसको पढ़ नहीं पाए। बहुत ही विशेष प्रशिक्षण जो लेता था वही इसको सीख सकता था, तो इसलिए ज़्यादा लोग इसको पढ़ नहीं पाए, तो वहाँ पर साक्षरता की दर बहुत ज़्यादा कम थी। मेसोपोटामिया की लिपि के कारण ही इतिहासकार इस सभ्यता के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाल सके। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा, बहुत दिमाग लगाया इसको पढ़ने के लिए, तब उनको ये समझ आई और मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में हमको समझ आया। ठीक है। तो उनकी लेखन कला, उनकी लिपि के द्वारा जो उस समय हमें पट्टिकाएं मिली हैं, जो उस समय हमें लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, उससे हम उस समय की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। धन्यवाद।